नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग Q&A वीडियो के रिप्लाईज के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, जिसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप उस पर रिव्यू करें और उस पर क्वेश्चन करें अपने, और मैं उसको फिर रिव्यू करूँगा फर्दर। तो बहुत ही खुशी की बात है फ्रेंड्स कि हमें 180 के अराउंड मुझे कुछ कमेंट्स दिखाई दिए हैं यूट्यूब पर, तो ये बहुत अच्छा खासा लॉट है। और मैं यही सोच रहा था कि मैं इसका रिप्लाई आपको कैसे करूँगा, और तो इस पे मैंने बहुत सारा होमवर्क किया। इनफैक्ट आपके सारे कमेंट्स मैंने नोट डाउन किए नोटबुक के ऊपर, और फिर मैं उसको देख रहा था उसमें कि कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा कमेंट आ गए थे कि मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा ज़्यादा हो रहा था और बहुत लंबा होने की वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पा रहे थे आसानी के साथ। तो मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है, और ये फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स, इसमें मैंने कुछ कमेंट लिए हैं, और सेकंड पार्ट भी इसका जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में। तो आज जिनके मैंने पॉइंट्स लिए हैं वो लोग आप देख लीजिए, और सेकंड पार्ट भी इसका जल्दी ही आने वाला है 1-2 दिन के अंदर ही फ्रेंड्स। तो पहला जो पॉइंट था जो कि कॉमन दिखा मेरे को, वो है डेप्थ इन आइज या डेप्थ इन एरियाज, खासकर शेडिंग में अगर बात करें तो। ये क्वेश्चन पूछा था विष्णु चिराग आर्ट्स और फयाज अहमद, सेकंड है बढ़ाना रविदास। अगर मुझसे किसी का नाम लेने में कुछ गलती हो जाए तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता आप उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट है स्टार टेक्निकल, कान्हू प्रधान और हिमांशु शिवहारे। तो इन लोगों ने ये पूछा है डेप्थ इन आइज और शेडिंग्स को कैसे हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और कैसे उसको अचीव करें। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपको डिफरेंट ग्रेड की पेंसिल्स को यूज़ करना है। खासकर जैसे आप आइज के नीचे जो पोर्शन होते हैं, जो अपर लिड होती है, लोअर लिड होती है, वहाँ पे आपको हाइलाइट्स को जनरेट करना है। ये नहीं कि आपने मिड टोन्स को छोड़ दिया और आइज के अंदर जो डार्क एरिया है उसको आपने अचीव कर लिया, जैसे आई बॉल्स हैं और अपर आईलैशेस हैं, लोअर आईलैशेस हैं। लेकिन जो लिड्स होती हैं आइज की, अपर और लोअर, जो हमारी लाइट्स पड़ रही होती हैं उस पर, तो वहाँ पे जब आप थोड़ी सी मिड टोन्स को डेवलप करते हैं तो आपकी ड्राइंग उसमें सुधरती है फ्रेंड्स, फॉर श्योर। तो कोशिश कीजिए कि आप 2B पेंसिल या 4B पेंसिल यूज़ करके वहाँ पे थोड़ी सी मिड टोन्स को डेवलप करें, जिससे कि आप उसमें आर्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से निकाल के ला सकें। और सेकेंड है फ्रेंड्स, वो है ड्राइंग पेपर फॉर बिगिनर्स, और इसमें जैसे क्वेश्चंस थे कि चीपर पेपर फॉर बिगिनर्स, तो उस पे वो क्वेश्चंस पूछे थे मेरे को भारत कुमार ने, शैलेंद्र और तुषार जी ने पूछे थे ये क्वेश्चन। तो उसके बारे में मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके, जिसमें मैंने अनुपम ड्राइंग बुक्स के बारे में आपको बताया था, और वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने जब यूज़ किया उसको तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था वो, और मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट अनुपम के ही स्टॉक बुक्स जो आती हैं, नोटबुक्स जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेपर्स होते हैं, कार्ट्रिज पेपर्स होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। मार्केट में भी जो जितने अवेलेबल हैं वो भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी आपको लोकल मार्केट में मिलता है। मैं बोलूँगा अगर बिगनर्स की मैं बात करूँ, जहाँ तक आपको अपनी ड्राइंग स्किल सुधारनी है, तो उसमें आप जो भी बिगनर मार्केट में जो आपको अवेलेबल हैं वो आप परचेज कर लें। बिल्कुल बिगनिंग लेवल का, थोड़ा सा उसमें देखिएगा GSM थोड़ा अच्छा ठीक ठाक होना चाहिए, उसके बाद आप उसको यूज़ कीजिए और आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एटलीस्ट 60 GSM हो तो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। इससे कम में फिर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन कोशिश अगर आप करेंगे तो प्रिंटिंग पेपर के ऊपर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने जो मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा चला है यूट्यूब पर, जो मैंने वरुण धवन को ड्रॉ किया था, हाउ टू ड्रॉ वरुण धवन, तो वो लगभग इस समय 300K के अराउंड उसमें व्यूज़ आए हुए हैं। वो मैंने प्रिंटिंग पेपर के ऊपर किया था फ्रेंड्स। आप बिलीव कर सकते हैं कि जो प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं पेपर, उनके ऊपर मैंने ड्राइंग किया था। तो डेफिनेटली आप किसी भी पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स BFA की स्कोप के बारे में, और ये क्वेश्चन पूछा है ललिता बिस्वाल ने, विनय ने, AJ रैपर एन आर्टिस्ट, नेक्स्ट है धीरज होते और अरविंद साहनी, राजेश्वरी, अमिता परवाल और मनीष कुमार। इन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, जो कॉमन क्वेश्चन है कि BFA के ऊपर स्कोप के बारे में हमें बताइए। फ्रेंड्स, मैं अगर एक बात फ्रेंकली बोलूँ तो डेफिनेटली BFA का स्कोप बहुत अच्छा है अभी फ़िलहाल इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि BFA केवल एक प्रोफेशनल कोर्स है, और वो आपको मदद करता है आप अपनी स्किल्स को उसमें सुधारने के लिए। ये नहीं है फ्रेंड्स कि आप ये सोचें कि आपको अगर आपने BFA कर लिया तो आपको कोई ना कोई जॉब लगी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको डेफिनेटली अपनी स्किल सुधारने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को बेटर कर सकते हैं।
लेकिन उसके बाद सारा गेम आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं और अपनी आर्ट को, अपने एक्सप्रेशन को कैसे इवॉल्व करते हैं ड्राइंग में, और कैसे एक न्यू आर्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं। या अगर आप क्लासिक आर्ट स्टाइल भी कर रहे हैं तो आप कितना, आपका खुद का कितना अप्रोच कैसा है ड्राइंग को लेकर के, आपके लिंक्स कैसे हैं, आपका पीआर कैसा है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं आर्ट्स के ऊपर। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे और एग्जिबिट करेंगे अपने आर्ट्स को, तो वहाँ पे आपके रिलेशंस कैसे हैं सकता। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्कोप डेफिनेटली है, और आप अगर बीएफए करते हैं, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली ट्राई करें एक बार बीएफए को लेकर के, और करें फ्रेंड्स, ज़रूर करें। ये आपको अपना स्टाइल डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आर्ट्स में, और जब तक आप सारे आर्ट स्टाइल्स को समझेंगे नहीं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप अपना स्टाइल डेवलप नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो क्वेश्चन है इरेजर पेंसिल और हाउ टू गेट हाईलाइट्स वाइट हेयर्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया भी हुआ है अपने कई सारे वीडियोस में कि जो इरेजर पेंसिल मैं यूज़ करता हूँ वो है कोहिनूर की इरेजर पेंसिल, और वो बहुत कॉमन है। इनफैक्ट बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो, फेबर कैसल की भी आती है, वो स्टैडलर की भी आती है। इनफैक्ट आप परचेज कर सकते हैं, और वो ना मिले तो आप नीडेड इरेजर को यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे। या एक क्वेश्चन है इसमें आगे, मैं उस पर कोई बारे में भी बात करूंगा फ्रेंड्स। तो आप वो पेंसिल ले सकते हैं, और हेयर्स के हाइलाइट्स की बात है जहाँ पे, तो आप उसको इरेजर पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं जो मोस्टली जो मेरा 3rd एपिसोड होता है ड्राइंग का, उसमें मैं हेयर्स के ऊपर रियल टाइम बनाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ से आप देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि मैं कैसे हाईलाइट्स को जनरेट कर रहा हूँ। कोशिश केवल ये रखनी है कि जो हेयर का फ्लो है वो आपका बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसा रियल आपको दिख रहा है आर्ट में, पोर्ट्रेट में जो फोटो है उसमें जैसा दिख रहा है वैसा ही रखने की कोशिश कीजिए, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। नेक्स्ट, और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा था मेरे को टीएस चीमा फेशियल आर्ट और मनीष स्केच आर्टिस्ट, इन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि इरेजर पेंसिल हाउ टू गेट हाईलाइट्स वाइट हेयर्स के ऊपर क्वेश्चन था इनका। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, वो है आर्ट मटेरियल टूल्स के ऊपर, और इन्होंने पूछा था कि इसको हम कहाँ से खरीद सकते हैं और आप कहाँ से खरीदते हो। ये क्वेश्चन पूछा था विकास ने, और एक सागर हैं, उन्होंने भी पूछा था यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर आर्ट मटेरियल जो है वो एक दिल्ली में एक शॉप है सीताराम स्टेशनरी, वहाँ से परचेज़ करता हूँ, और ज़्यादातर अमेज़ोन से भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, मैं परचेज़ करता हूँ। और भी बहुत सारे अलग अलग आर्ट के स्टोर्स हैं जो मुझे कभी कभी आर्ट मटेरियल भेजते रहते हैं, तो मैं उनको भी रिव्यू कर लेता हूँ। जैसे रिसेंटली अभी क्रिएटिव हैंड्स ने मुझे कुछ आर्ट मटेरियल भेजे थे, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। आपके आसपास जो भी अवेलेबल मार्केट है, बस आपको ये देखना है कि आपको अच्छी क्वालिटी की पेंसिल और अच्छे क्वालिटी के इरेजर, पेपर वगैरह आपको मिल रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप अमेज़ोन पे ट्राई कीजिए। अगर आपके एरिया में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ नहीं मिलते, तो आप फिर कोशिश कीजिए जो भी आपको अवेलेबल है वहीं से शुरुआत कीजिए। मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हैं या ऐसे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो कि ऐसी जगहों पे रहते हैं, कश्मीर वगैरह में, जहाँ पे बिल्कुल ऐसा एरिया है जहाँ पे बिल्कुल भी आर्ट मटेरियल कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस लगातार बनाए हुए हैं, मुझे भेजते भी रहते हैं, और मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है इसमें फ्रेंड्स। तो आप ऐसा करिए, ट्राई करते रहिए नई चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ टू इम्प्रूव फिगर ड्राइंग, और ये क्वेश्चन पूछा है पर्ल आर्ट ने। इस पे मैं फ्रेंड्स यही बोलूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ड्राइंग का। हालांकि हम लोग यूट्यूब पर उसको काफ़ी मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्रेट ड्राइंग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं लोग, और बाकी ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिगर के बारे में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने कुछ वीडियो कवर करने की कोशिश ज़रूर की थी इसमें, और भी बहुत सारे चैनल हैं जो उसके ऊपर बात करते हैं, जैसे हाउ टू ड्रॉ हैंड्स हो गया या हाउ टू ड्रॉ लेग्स हो गया। तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए, और ये कैसे करना है ये तो आपको मैं कोई एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर पर्टिकुलरली, जैसे हैंड्स वगैरह की प्रैक्टिस के ऊपर, और तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। लेकिन आपको कोशिश अभी ये करनी है कि आप बॉक्सेस में उसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। शुरू में जब आप हैंड्स को एज अ बॉक्स समझेंगे या लेग्स को भी एज अ बॉक्स की तरह क्रिएट करेंगे, एज्यूम करेंगे, उसके बाद उसमें फिर फिंगर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहले से ही फिंगर्स के आउटलाइंस ड्रॉ करने जाएंगे तो फ्रेंड्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन फिगर। हमेशा इसको बॉक्स फॉर्म में सोचिए और फिर उसमें फिंगर्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए, तो वो ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुक्स फॉर इम्प्रूविंग आर्ट, और ये आशीष ने मुझसे पूछा है। मैंने
जितनी बुक्स आज तक देखी हैं या जितनी बुक्स आज तक मैंने पढ़ी हैं उसमें से मुझे एंड्रयू ल्यूमस की बुक बहुत ही अच्छी लगी। हेड प्रपोर्शंस के ऊपर जो है और हैंड्स के ऊपर है। इसी तरह से उन्होंने कंप्लीट एनाटॉमी के ऊपर भी बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, एक वीडियो बनाया था एंड्रयू ल्यूमस की बुक के ऊपर जिसमें मैंने क्रॉस सेक्शंस वगैरह दिखाया था आपको, तो वो आप देख सकते हैं। वो फ्री बुक है, आपको अवेलेबल होती है पीडीएफ में, कई बार आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे। मुझे लगता है वो हेड एनाटॉमी और फेशियल के प्रपोर्शन समझने के लिए वो बुक काफ़ी अच्छी है। मैं काफ़ी रिकमेंड करता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उनको भी मैंने रिकमेंड किया है, उन्होंने भी काफ़ी बेनिफिशियल उनके लिए रहा है फ्रेंड्स वो बुक। और नहीं तो अगर आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो एक बुक मैंने बताया था, कला सैद्धांतिक करके एक बुक थी, और वो भी बुक काफ़ी अच्छी थी जो कि आपको BHU के आसपास एरियाज़ में मिल जाती है। बहुत सारी बुक दिल्ली में भी मिलती हैं प्रपोर्शंस के ऊपर, और वो आप देख सकते हैं। हैंड बुक ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में जो कि बेसिक बताती हैं आपको, और बेसिक वही हैं जो हम भी यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हैं बुक्स जो आप देख सकते हैं और आप उसको परचेज भी कर सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगा हमेशा ही आपके लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फेस प्रपोर्शन के ऊपर, और मुझे लगता है कि इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आए थे। फेस प्रपोर्शन, हाउ टू ड्रॉ आउटलाइंस, फ्री हैंड वर्सेस ग्रिड मेथड, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, और लाइव स्केचेस में कौन सा टेक्निक बेस्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछा है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने। इसमें जो नाम है जिन्होंने पूछा है वो है संस्कार शेखर मलिक, किशोर कुमार, कुंदन कुमार, सागर कास्कर, प्रियांशु सिंह, स्पाइडी जू, सरवर अंसारी, महफूज और हरिओम गुप्ता, साईं दुर्गा, अमनपाल आर्ट्स। इन सारे लोगों ने इसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, फेस प्रपोर्शंस हम कैसे बेटर कर सकते हैं और कौन सा मेजरमेंट बेस्ट होता है जब हम लाइव पोर्ट्रेट करते हैं या फिर हम किसी भी तरीके का मेजरमेंट करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन था हाउ टू ड्रॉ आउटलाइंस, ग्रिड मेथड ज़्यादा अच्छा है या फिर प्रपोर्शन वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है, ऑब्जर्वेशन वाला। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फेस प्रपोर्शन की, तो जो मैंने पहले टेक्निक्स बताया है कि 2 से 3 जो आपके मेजरमेंट्स होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं कि फोरहेड से आईब्रो और आईब्रो के टॉप से नोज़ का बॉटम और नोज़ के बॉटम से लिप चिन का बॉटम, ये सारे जो मेजरमेंट्स हैं ये हमेशा ही फिक्स रहते हैं ज़्यादातर प्रपोर्शंस फेसेस के लिए। ऐसा नहीं कह सकते कि ये सारे प्रपोर्शंस के लिए एक जैसा है, लेकिन डेफिनेटली ये ज़्यादातर जगहों पे एक जैसा आप पाएंगे, या फिर आप इनके रेफरेंसेस लेकर के आप ड्राइंग करेंगे। मैंने इस पर वीडियो बनाया था, इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बहुत शुरुआत में बनाया था कि आप आई के केवल एक आई के मेजरमेंट से पूरे फेस को ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो जेनरिक फेस होगा लेकिन प्रपोर्शनेट डेफिनेटली होगा। अगर आपको किसी सेलिब्रिटी का या किसी पर्टिकुलर का पोर्ट्रेट बनाना है तो वहाँ पे आपको अपनी मेजरमेंट्स को क्रिएट करनी होंगी। उन मेजरमेंट्स को क्रिएट करने के लिए आप चाहें तो पेंसिल मेजरमेंट का यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्रिड मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर आप केवल ऑब्जर्वेशन यूज़ कर सकते हैं। शुरुआत में मैं डेफिनेटली ये कहूँगा कि आप अगर ऑब्जर्वेशन पे जा रहे हैं खाली तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है फ्रेंड्स, क्यों? तो शुरुआत में आप डेफिनेटली किसी मेजरमेंट को यूज़ कीजिए। इवन पेंसिल मेजरमेंट तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो भी पेंसिल मेजरमेंट को ही अपनी पहली चॉइस मांगते हैं। उसके बाद आता है जब बड़ा आपको कुछ ड्रॉ करना है, प्रपोर्शन चेंज हो रहे हैं, जैसे आपके पास छोटी फोटो है आपको बड़ा ड्रॉ करना है, तो वहाँ पे आप ग्रिड मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई भी बुराई नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि उसमें ऐसा कोई बुराई है या उसमें ऐसा कोई गलती है, क्योंकि जो ऐसा सोचता है वो बेसिकली आर्ट को नहीं समझ पा रहा है। तो और लाइव पोर्ट्रेट्स में तो पेंसिल मेजरमेंट मुझे लगता है वही एक तरीका है जो रह जाता है। केवल ऑब्जर्वेशन से भी बहुत लोग ड्रॉ करते हैं, लेकिन बहुत आगे जा करके और जब आप लाइट और शेड्स में खेलने लगते हैं, खासकर जब आप चारकोल्स में प्ले करते हैं या पेस्टल्स में प्ले करते हैं, तो वहाँ पे कुछ आर्टिस्ट हैं जो कि केवल ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर लेते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट दैट ईजी। या वो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से ही आप शुरू कर देंगे करना, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और शुरुआत आपको पेंसिल मेजरमेंट से ही करनी रहती है, बाद में चाहे आप जिस लेवल पे भी चले जाएं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ये पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चारकोल आफ्टर ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन पूछा है मुन्नी देवी ने और बायोग्राफी बुक्स में, लेकिन इनका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वैलिड है और मुझे लगता है कि जब आप ग्रेफाइट यूज़ करते हैं तो ग्रेफाइट की जो शाइन है या ग्रेफाइट का जो ग्रिप है पेपर के ऊपर, वो ऐसा होता है कि वो अलाउ नहीं करता है उसके ऊपर किसी और मीडिया को ट्राई कर पाएँ आप, वो भी चारकोल जैसा मीडिया। तो डेफिनेटली मुश्किलात आते हैं फ्रेंड्स। आपको पहले हमेशा करना है कि चारकोल यूज़ करनी है। चारकोल यूज़ कर लेने के बाद फिर आप बाकी एरियाज़ में
ग्रेफाइट यूज़ कीजिए। चारकोल के ऊपर भी ग्रेफाइट आप यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर वो शाइन करता है अलग तरीके से। वो बिल्कुल बाद में आपको समझ में आएगा, जब आपका पोर्ट्रेट बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है तब आप देख पाते हैं कि उसमें अलग तरीके की शाइन आ रही होती है, वो अच्छा भी नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो आप अलग अलग रखिए। अगर आप दोनों को मिक्स करके बना रहे हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाया था, तो कोशिश कीजिए कि जहाँ पे आपको चारकोल यूज़ करना है पहले आप उस एरिया को आइडेंटिफाई कर लीजिए, वहाँ पे आप चारकोल यूज़ कर लीजिए। और उसके बाद फिर, क्योंकि अगर आपने पहले ग्रेफाइट यूज़ कर लिया, उसके ऊपर आप जितनी भी कोशिश कर लो चारकोल नहीं चढ़ेगा। उसको चढ़ाने का फिर अलग तरीका ये है कि आप उसमें नीडेड इरेजर 2-4 बार उसको स्पॉट्स मारें, या फिर आप उसको ब्लेंड करें प्रॉपरली, उसके बाद थोड़े से ग्रिप्स उसमें जनरेट होंगे। और ये सब पॉसिबल है जहाँ पे आपका पेपर रफ होगा। अगर आपका पेपर स्मूथ है तब तो बिल्कुल ही भूल जाइए फ्रेंड्स, इट्स नॉट दैट ईजी कि आप उस पर ऐसा कर पाएँ। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि पहले चारकोल से स्टार्ट कीजिए, फिर आप ग्रेफाइट पे जाइए। क्वेश्चन था चारकोल आफ्टर ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट के बाद चारकोल इट्स नॉट दैट इजी फ्रेंड्स, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इमोशन इन आर्ट्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल भी है, और ये पूछा है मेरे को गोपाल यादव जी ने। लेकिन इसके बारे में मैं अगर बात करूं फ्रेंड्स कि आप कैसे इमोशंस जनरेट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो पोर्ट्रेट देख रहे हैं या जो आपको ड्रॉ करना है उसमें कैसे इमोशंस हैं, और आपके जब आप उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आपके कैसे इमोशंस होते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा फिलोसफिकल है ये पॉइंट, लेकिन आपको लगेगा कि क्या बकवास है, लेकिन डेफिनेटली वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका मूड जैसा है उसी हिसाब से ड्राइंग भी बनती है फ्रेंड्स। आप चाहें तो उसको ट्राई करके देखिएगा अपने घर पे भी, आपको भी ऐसा एहसास होगा कि जब आप ड्राइंग करते हैं तो आपका जैसे थॉट्स होते हैं वैसे ही थॉट्स ड्राइंग के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अच्छे मन से ड्रॉ करें फ्रेंड्स, ताकि आपके ड्राइंग पे वो अच्छे वाले इमोशंस आएँ। लेकिन जब अलग अलग इमोशंस में ड्रॉ करना होता है तो आर्टिस्ट उस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अपने आप को अलग अलग कंडीशंस में रख के उसको ड्रॉ करते हैं ताकि रिजल्ट्स वैसे मिलें। बहुत ज़्यादा हायर लेवल की बात है ये, लेकिन डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कभी इस पर एक कवर करने की वीडियो को और आपको बताने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाउ टू ड्रॉ बियर्ड, शॉर्ट बियर्ड और डार्क हेयर्स के ऊपर। और ये क्वेश्चन पूछा है मेरे को अंगद क्रिएशंस ने, रिंकू ब्रिजवासी, मनोज रकाडे, कृष्णा शर्मा, आगम और मेक विद शशांक और सष्मिता साहू, सिंपल ड्राइंग एंड क्राफ्ट। इन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसके बारे में। और ये क्वेश्चन है हाउ टू ड्रॉ बियर्ड। तो फ्रेंड्स बियर्ड के ऊपर आपको बहुत आसान सा तरीका है जो समझना है। फर्स्ट लेयर आप एक ड्रॉ कर लीजिए ग्रेफाइट की, एक ग्रे स्केल हल्की सी, उसके ऊपर फिर आप जैसा बियर्ड देखें, अगर मान लीजिए लॉन्ग हेयर बियर्ड है तो फिर तो आपको जैसे आप हेयर्स में करते हैं उसी तरह से करना है। बस उसका टेक्सचर समझना है, जो आपके हेयर्स का टेक्सचर है जो उस ड्राइंग का वो कैसा है। अगर वो कर्ली है तो आपको भी कर्ल्स यूज़ करने हैं, अगर वो स्ट्रेट है तो आपको स्ट्रेट यूज़ करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट एक ग्रे लेयर आपको चढ़ा लेनी है, उसके बाद फिर आपको या तो आप उसमें वाइट हेयर्स आइडेंटिफाई कीजिए पहले, वाइट हाइलाइट्स, और फिर डार्क पे जाइए। या फिर अगर आप डार्क पे जा रहे हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो वाइट हाइलाइट्स हैं, जो जहाँ पे बिल्कुल हाइलाइट्स पड़ रही हैं, वो इतनी ज़्यादा इस हिसाब की होनी चाहिए कि आप उस पर बड़े आसानी से वाइट लाइंस को आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ पे आप पेंसिल इरेजर और जो कि नीडेड इरेजर होता है उसकी हेल्प ले सकते हैं डेफिनेटली वाइट एरियाज को आउट करने के लिए। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कीजिए। जो शॉर्ट हेयर्स हैं वो अगेन अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, जिसमें आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते हैं या कोई फाइन लेड की पेंसिल यूज़ करते हैं, जिसपे आप हल्के हल्के स्पॉट्स इसको जनरेट करते हैं। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ज़्यादातर जितने क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स उस सभी पे मैंने काफ़ी वीडियोज़ कवर किए हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली आर्ट इज़ नॉट दैट ईजी कि आप एक दो वीडियो से समझ पाएँ चीज़ों को। इसीलिए हम लगातार कोशिश करते हैं कि आपके आर्ट को सुधारा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैं वीडियो डाल सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एनिमल फर के ऊपर, जिस पे मैंने आज तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा इस पे वीडियो बनाने की। ये क्वेश्चन पूछा है मुझे राज कबीर जी ने, और भी कुछ लोगों ने पूछा था, उनका नाम मेरे को आया नहीं उसमें रिफ्लेक्ट होके। तो एनिमल फर में हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो आप एनिमल फर को आगे लेके चलते हैं तो कभी भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। एक तो इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा क्रिस क्रॉस होता है उसमें, वो क्रिस क्रॉस आपको डेवलप करना होगा उसमें। आप स्ट्रेट अगर हेयर्स लेके जाएंगे तो उतना ज़्यादा अच्छे इफेक्ट नहीं आएंगे। दूसरा उसमें ऑल्टरनेट करना पड़ता है, जैसे 2 हेयर्स ऊपर फिर बीच में एक तीसरा हेयर। ये मैं आपको समझाऊंगा किसी एक वीडियो में बना करके, डेफिनेटली कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आर्टिस्ट ए दास का, ये इनके चारकोल्स में ज़्यादा ड्राइंग करते हैं ये। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है सररिज्म, हाइपररिज्म और क्यूबिज्म के ऊपर,
और उसमें बोला है इन्होंने कि कुछ ब्रीफ बताइए और जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनके जो आर्ट वर्क हैं उनमें क्या मैसेज होता है जो हिडन होता है। ये बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो डेफिनेटली आप लोग इसमें सोचेंगे कि ये क्या थ्योरी बातें कर रहे हैं, हमें तो प्रैक्टिकल सीखना है। लेकिन ये डेफिनेटली है जो ये आर्ट मूवमेंट्स हुए थे उस टाइम पे जो आर्टिस्ट का थॉट प्रोसेस था वो आज के आर्टिस्ट के थॉट प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। और उस टाइम पे वो एक मैसेज देना चाहते थे अपने आर्ट के थ्रू, क्योंकि उस टाइम एंटरटेनमेंट के इतने साधन नहीं थे जितने आज हैं। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होता था जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दे फाउंड देयर ओन प्रोफेशन एंड दे वांट टू क्रिएट अ मूवमेंट विद देयर आर्ट्स। और जो भी उन्होंने काम किया उसमें जितना भी स्टाइल था उसमें वो डेफिनेटली एक मैसेज था जो कि आपको एक मजबूर करता था सोचने के ऊपर कि जो पॉवर्टी है या जो गरीबी है उसको कैसे हटाया जाए, या कोई भी मूवमेंट। डेफिनेटली जितने भी मूवमेंट्स रहे हैं आर्ट के उनमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक मैसेज रहा है, हिडन मैसेज रहा है। आर्ट का पर्पस ही यही रहा है फ्रेंड्स कि उसमें कुछ मैसेज हो, तभी वो आर्ट जो है आप उसको डिफाइन कर पाते हैं, आप उसको समझा पाते हैं लोगों को, और फिर लोग उसकी वैल्यू को समझ पाते हैं। जैसे क्यूबिज्म था, तो क्यूबिज्म जब लोगों ने शुरुआत किया इसके, या पाब्लो पिकासो ने उस पर काम करना शुरू किया, तो शुरुआत में उनको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला। लेकिन जब बाद में लोग उसको समझ पाए कि उसके फंडामेंटल्स क्या हैं और वो क्यों इस तरीके से काम कर रहे हैं, क्यों उसमें एक चैलेंज है जो कि आर्टिस्ट देख पा रहे हैं, तो वो बाद में लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, उनकी एजेस में भी समझ में नहीं आया। तो ये फ्रेंड्स डेफिनेटली है, लेकिन इस पर मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि एक आपको बिल्कुल लेक्चर जैसा दिया जाए इस पर, बट इट विल टेक डेफिनेटली टाइम। अभी यहाँ पे बताना इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, बाकी टाइम को मुझे कंप्रेस करना है फ्रेंड्स, इसलिए आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एक्रेलिक कलर ड्राइंग के ऊपर, और ये पूछा है अमृत बादी ने। इन्होंने बोला था कि आप कब शुरुआत कर रहे हैं इसकी। तो फ्रेंड्स अभी तो फिलहाल ऐसा मेरे पास ऑलरेडी ड्राई मीडिया में ही इतने सारे ऑप्शंस हैं कि चारकोल पे मैं करता हूँ, सॉफ्ट पेस्टल्स में करता हूँ, पैन पेस्टल में करता हूँ, ग्रेफाइट्स पे करता हूँ, कलर्ड पेंसिल में करता हूँ। अभी इतने ज़्यादा फील्ड्स फैले हुए हैं आर्ट के, और मैं अगर वेट मीडिया में जाऊँगा तो ऑयल, एक्रेलिक और वाटर कलर हैं, उसको हम फ्यूचर में डेफिनेटली ट्राई करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल उसका एज सच अभी एज ऑफ नाउ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब भी होगा मैं कोशिश करूंगा उसको भी करने की और अपलोड करने की और सिखाने की, सीखने की। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स आज का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए, और इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ इसी चैनल पे, तो वो भी जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।